एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12th वाणिज्य कॉमर्स सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र, और लेखा शास्त्र में चैप्टर हमारा जो चल रहा है चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, साझेदारी लेके आधारभूत सिद्धांत। तो एनसीईआरटी की बुक है, आपकी सिलेबस की बुक, पार्ट 1 अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते। तो आज इस वीडियो में हम इस पार्टनरशिप आधारभूत सिद्धांत जो चैप्टर 2 का है उसके क्वेश्चन नंबर 3, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है उनके क्वेश्चन नंबर 3 को आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पेज नंबर आपका है 106, 107, क्वेश्चन नंबर 3। इस पेज में जाकर आप इस सवाल को देख सकते हैं। तो ये तीसरे नंबर का जो सवाल है, उस सवाल में किस टॉपिक को कवर किया गया है? साझेदारों के मध्य कोई समझौता नहीं होने पर, जब साझेदारों के मध्य, जो साझेदार है उनके मध्य यदि समझौते, किसी टॉपिक पर यदि समझौता नहीं होता है, किसी बिंदु पर समझौता नहीं होता या कोई समझौता ये लोग नहीं करते हैं, तो उस समय किस तरह जो कंपनी अधिनियम 1932 के प्रावधान किस तरह लागू होते हैं, इस सवाल के माध्यम से हम समझेंगे। तो इसका जो थियोरटिकल पार्ट, पार्टनरशिप आधारभूत सिद्धांत के जो थियोरटिकल पार्ट, जो पार्ट नंबर 1, जो इस चैप्टर पे पार्ट नंबर 1 का वीडियो है, उस वीडियो में मैंने इसके थियोरटिकल पार्ट को कवर किया है और वहाँ पर मैंने बताया भी है कि जब इनके मध्य, सब साझेदारों के मध्य जब कोई समझौता नहीं होता तो कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से जो बिंदु हैं वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के लागू होते हैं। तो थोड़ा सा आज भी इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं जो 1932 के लागू हो जाएंगे जब कोई भी पार्टनरशिप डीड उनके मध्य नहीं होगा। तो लिखा है प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कहने का अर्थ है कि जब साझेदारों के मध्य कोई समझौता, साझेदारी संलेख नहीं होता तो फिर वहाँ पास 1932 के प्रावधान जो हैं वो लागू हो जाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वेयर इज इट इज साइलेंट such that it does not have a clause in respect of the following matters, the provision of the Indian Partnership Act 1932 apply। कह रहा है कि जब साझेदारों के मध्य कोई साझेदारी संलेख नहीं होता या किसी बिंदु पर वो साझेदारी संलेख साइलेंट रहता है, यानी किसी बिंदु पर उन्हें समझौता नहीं किया, तब क्या होता है कि उस तथ्य पर, उस मैटर पर जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो, लागू हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ टॉपिक दिया है, जैसे लिखा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि लाभ हानि का बंटवारा, लाभ हानि बंटवारे के लिए इन्होंने कोई समझौता नहीं किया है, तब क्या होगा? तब लाभ हानि का बंटवारा जो है वो समान रूप से सभी साझेदारों में बराबर होगा। फिर उसी तरह यदि उन्होंने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज के लिए कोई समझौता नहीं किया है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं, तब क्या होगा? वहां पर किसी भी साझेदार को कोई भी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि कोई भी साझेदार को किसी भी प्रकार का पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि हम आहरण पर ब्याज की बात करें, तब यदि समझौता नहीं हुआ है तब पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, मतलब आहरण पर ब्याज भी किसी साझेदार से नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय ए पार्टनर, यदि किसी साझेदार ने कोई अग्रिम दिया है या कोई ऋण दिया हुआ है व्यापार को, फर्म को, तब क्या होगा? उसके ब्याज के लिए उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, तब इंटरेस्ट ऑन एडवांस, जो अग्रिम पर ब्याज और ऋण पर ब्याज 6% से दिया जाएगा, 6% वार्षिक से दिया जाएगा साझेदारों को। रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, यानी कि साझेदारों का पारिश्रमिक, यदि उसके लिए कोई समझौता नहीं किया है तो किसी भी साझेदार को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, जैसे कि वेतन, कमीशन आदि उनको प्राप्त नहीं होगा। और एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, मतलब किसी साझेदार का प्रवेश, न्यू पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री, यानी कि नए साझेदार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि सभी साझेदार क्या हो, सहमत ना हो कि इस पार्टनर को नए साझेदार को क्या किया जाए,
व्यापार में प्रवेश दिया जाए। तो ये कुछ क्लॉज थे, ये कुछ मैटर्स थे। जब इन लोग इस विषय पर, जब साझेदार इस विषय पर समझौते नहीं करते तो वहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू हो जाता है, और वो कहता है जो बातें उसने बताई हैं उस अनुसार फिर हमको करना पड़ता है। तो ये इस सवाल में हम देखते हैं। तो देखिएगा, सवाल तीसरा नंबर का सवाल है, हमको साझेदारी समझौता नहीं हुआ है। जब साझेदारी समझौता नहीं होगा तो फिर किस तरह हम सवाल हल करेंगे। तो लिखा है, हर्षद एवं धीमान 1 अप्रैल 2016 से साझेदार हैं। दो साझेदार हैं, हर्षद एवं धीमान 1 अप्रैल 2016 से साझेदार हैं। इनके बीच कोई साझेदारी समझौता हस्ताक्षरित नहीं किया है। इन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। दोनों ने क्रमशः 4 लाख रुपए तथा 1 लाख रुपए पूंजी के रूप में लगाए हैं। बता रहा है दोनों समझौता नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने पूंजी कितना लगा दिया है, 4 लाख व 1 लाख रुपए का। इसके साथ ही हर्षद ने 1 अक्टूबर 2016, दिनांक याद रखिएगा, इसके साथ ही हर्षद ने 1 अक्टूबर 2016 को 1 लाख रुपए अग्रिम राशि लगाई है। अग्रिम राशि एडवांस बोल रहा है, ठीक ना। उसने क्या किया है, एडवांस के रूप में 1 लाख रुपए लगा दिया है पूंजी के अतिरिक्त। फिर आगे बोलता है, अस्वस्थ होने के कारण हर्षद 1 अगस्त से 30 सितंबर 2016 तक व्यवसाय में भाग नहीं ले सका। वर्ष के अंत में 31 मार्च 2016 में फर्म को 1,80,000 का लाभ प्राप्त हुआ। कह रहा है कि हर्षद क्या हो गया, अस्वस्थ हो गया, बीमार पड़ गया, और 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक, 1 अगस्त से 30 दिसंबर तक, 30 सितंबर 2016 तक व्यवसाय में भाग नहीं ले सका। और इस वर्ष का 31 मार्च 2016 को, यानी 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2016 तक फर्म का लाभ कितना बता रहा है, 1,80,000 का। ठीक है, आप बातों को ध्यान रखेंगे। दो साझेदार, इनके बीच कोई समझौता नहीं है। इन्होंने पूंजी कितना लगाया, हर्षद ने 4 लाख रुपए, धीमान ने 1 लाख रुपए। ठीक है, और क्या कर रहा है, हर्षद 1 अक्टूबर 2016 को एडवांस के रूप में, अग्रिम के रूप में 1 लाख रुपए व्यापार में लगा रहा है, फर्म में लगा रहा है। आगे सवाल कहता है, हर्षद अस्वस्थ हो जाने के कारण 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक व्यवसाय में भाग नहीं ले सका। ठीक, और वर्ष का लाभ कितना बता रहा है, 1,80,000 का। आगे सवाल कहता है, लेकिन निम्न बातों के लिए हर्षद एवं धीमान के बीच विवाद पैदा हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में विवाद पैदा होता है, कुछ तथ्यों को लेकर इनके बीच में विवाद पैदा हो जाता है। जैसे हर्षद का दावा, हर्षद कहता है कि उसे अपनी पूंजी एवं दिए गए ऋण पर 10%, उसे अपनी पूंजी एवं दिए गए ऋण पर 10% वर्ष की दर से ब्याज मिलना चाहिए। वो कह रहा है कि मुझे ब्याज दिया जाए, किस पर, जो मैंने पूंजी लगाई 4 लाख की उस पर, और जो मैंने एडवांस के रूप में, ऋण के रूप में जो 1 लाख रुपया दिया उस पर ब्याज दिया जाए। किस दर से, 10% वार्षिक की दर से। ठीक है, पहला उसका दावा है। दूसरा, लाभ को पूंजी के अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। वो कह रहा है कि लाभ का बंटवारा किस रूप में होना चाहिए, ये जो लाभ है उसका बंटवारा जो है वो पूंजी के अनुपात में होना चाहिए। तो ये 2 दावे उसके हैं। हम देखेंगे इसको सवाल हल के माध्यम से कि किस तरह इन दावों का निपटारा किया जाएगा। फिर उसी तरह धीमान ने भी दावे किए हैं। धीमान का दावा है, लाभ का वितरण समान होना चाहिए। मतलब लाभ का बंटवारा किस रूप में होना चाहिए, समान, बराबर होना चाहिए। दूसरा, हर्षद की अनुपस्थिति में, यानी हर्षद जब अस्वस्थ हो गया था 1 अगस्त से 30 सितंबर तक, हर्षद की उपस्थिति में व्यवसाय अकेले चलाने के लिए उस अवधि का पारिश्रमिक 2,000 रुपये प्रति माह की दर से मिलना चाहिए। दीवान कह रहा है कि मुझे 2,000 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्रति माह मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर्षद बीमार पड़ गया था। अवधि में 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के लिए, उस अवधि में मैंने अकेले काम किया, इस वजह से मुझको 2,000 रुपये प्रति माह पारिश्रमिक के रूप में मिलना चाहिए। फिर तीसरा, धीमान कहता है, पूंजी एवं ऋण पर 6% की दर ब्याज अनुमत किया जाना चाहिए। मतलब पूंजी पर ब्याज
और ऋण पर ब्याज, दोनों की बात कर रहा है। पूंजी पर ब्याज और ऋण पर ब्याज किस दर से मिलना चाहिए? 6% प्रति वर्ष की दर से। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि हर्षद एवं धीमान के बीच विवाद हल करें, इसके साथ ही लाभ एवं हानि विनियोग खाता तैयार करें। तो हमको बोल रहा है कि जो इनके बीच में विवाद उत्पन्न हो गया उसका आपको हल करना, उसका निराकरण करना है, और दूसरा चीज आपको लाभ हानि विनियोग खाता भी तैयार करना है। तो आइए हम इस सवाल के हल को अब देखते हैं। तो आपने देखा यहाँ पास दोनों के बीच में विवाद है, ठीक ना। उन विवादों का निपटारा किस प्रकार किया जाएगा, ठीक है। तो हमको सवाल को याद रखना होगा कि सवाल को हमको हल किस तरह करना है, ठीक ना। तो आप देखेंगे यहाँ पास लाभ हानि विनियोग खाता तैयार करने को भी कहा गया है, और जो निपटारा उसका करने को भी, यानी कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान करने को भी हमको कह रहा है। तो आप लाभ हानि विनियोग खाता कैसे बनाएंगे, हम देखते हैं इसका फॉर्मेट। विवरण राशि खाता है, दो पक्ष होंगे, डेबिट पक्ष और ये क्रेडिट पक्ष, ठीक है। अब इधर क्रेडिट में क्या लिखा जाता है, क्योंकि लाभ का बंटवारा करना है। लाभ दायित्व होता है क्योंकि मालिकों का है, मालिक को पैसा देना होता है। व्यापार के ऊपर क्या है, ये दायित्व है। दायित्व हमेशा क्रेडिट होकर चालू होता है, तो ये दायित्व है क्योंकि 1,80,000 का बंटवारा करना है मालिकों को, इसलिए ये क्या है, विनियोग खाता है। ये विवरण नहीं है, लाभ हानि विवरण खाता नहीं है, ये क्या है, लाभ हानि विनियोग खाता है। ये मालिकों के बंटवारे के लिए खाता बनाया गया है, जो उनका लाभ हो रहा है उसका बंटवारा किया जाएगा, इसलिए ये खाता बनाया गया है। हम यहाँ पास लाभ का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। लाभ का कैलकुलेशन किस खाते में होता है, लाभ हानि विवरण खाते में होता है। तो देखेंगे आप इधर आपको लाभ बताना होगा कि कितना का लाभ हो गया, जो विवरण खाते से लेकर आए हैं हम, लाभ गणना करके विवरण खाते से जो लेकर आए हैं। तो लाभ हानि विवरण खाता आपको सवाल में बताया 1,80,000 का, ठीक है। इधर आपको लाभ बताना होगा और डेबिट साइड में आपको बंटवारा करना हो क्या क्या उनको दिया जा रहा है। जैसे आप देखते हैं वेतन, ठीक है, मालिकों को दिया जाता है वेतन, फिर उसके बाद कमीशन, ठीक है, ऋण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। इन बातों को हमको यहाँ पर उनके बंटवारे के रूप में लिखना होता है लाभ, और उसमें जो जो उनको दिया जाता है उसको इधर से घटाया जाता है। बाकी का जो अगर इनको देने के पश्चात वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज देने के पश्चात भी यदि कुछ लाभ बढ़ जाता है तो फिर उनको लाभ अनुपात में उनके पूंजी खाते में दे दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसको बनाएंगे, अभी मैं इसको केवल आपको समझा रहा था, ठीक ना। हम पहले इनका जो इनके बीच में विवाद है उन विवादों को पहले देखते हैं कि उसका किस तरह निराकरण किया जाएगा। तो हल आप देखिएगा तीसरे नंबर का, तो हल देखिएगा, ठीक है। लिखा है चूंकि साझेदारों के बीच कोई साझेदारी समझौता हस्ताक्षरित नहीं है, साझेदारों के मध्य क्या है, कोई भी समझौता नहीं है, इसलिए इनके बीच उत्पन्न विवादों को निराकरण करने के लिए साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होगा, ठीक है। तो इनके बीच का जो विवाद है उनको समाधान करने के लिए जो साझेदारी अधिनियम 1932, जिन जिन बिंदुओं पर विवाद है उन बिंदुओं के लिए साझेदारी अधिनियम 1932 लागू हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं हर्षद के दावों का निराकरण करते हैं, उसका समाधान करते हैं, ठीक ना। तो पहले हर्षद के दावों का समाधान देखिएगा। पहला उसने क्या कहा, पहले कहा हर्षद ने कहा कि उसे अपनी पूंजी, हर्षद ने क्या कहा कि उसे अपनी पूंजी, यानी उसकी पूंजी जो है 4 लाख की है उस पर, और जो उसने ऋण दिया हुआ है 1 लाख का, कब, 1 अक्टूबर 2016 को, ठीक है। उसे अपनी पूंजी एवं दिए गए ऋण पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलना चाहिए, ठीक है। उसने ये बात तो कह दी। अब क्या है कि उन्होंने इस पर कोई समझौता नहीं किया, पूंजी पर ब्याज के लिए कोई समझौता नहीं किया, और ऋण पर ब्याज के लिए भी कोई समझौता नहीं किया। साझेदारों ने पूंजी पर ब्याज के लिए कोई समझौता नहीं किया, ना ही लिखित रूप में ना ही मौखिक रूप में, ठीक है। तब क्या होगा, 1932 का नियम लागू होगा पूंजी पर ब्याज के लिए और ऋण पर ब्याज के लिए। तो 1932 का नियम कहता है, ठीक ना, कि पूंजी पर ब्याज, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो ये जो दावा कर रहा है उस पर कोई भी पूंजी का ब्याज नहीं उसको प्राप्त होगा, हर्षद को पूंजी पर ब्याज नहीं प्राप्त होगा। और दूसरा इसने दावा किया ऋण पर ब्याज, क्योंकि इसने 1 लाख रुपए ऋण भी दिया है तो उसके लिए कह रहा है कि ऋण पर ब्याज भी इसको प्राप्त होना चाहिए। वो भी किस दर से कहता है, 10% की दर से, क्योंकि समझौता इनके बीच में नहीं है,
समझौता इनके बीच में नहीं है ऋण पर ब्याज के लिए, तो वहां पर भी फिर 1932 का नियम लागू होगा। 1932 कहता है कि ऋण पर ब्याज दिया जाएगा कितना से 6% वार्षिक की दर से, मतलब 1 वर्ष के लिए 6% दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका हम निराकरण करते हैं। हमको इसको कैसे लिखेंगे आप देखेंगे, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार पूंजी पर किसी भी साझेदार को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा एवं दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, 1932 का नियम कहता है कि किसी भी साझेदार को कोई भी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा एवं दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। इसलिए हर्षद को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा एवं उसके ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। तो हम यह भी निराकरण बता रहे हैं, फिर इसके बाद उसके हल को भी देखेंगे हम वहां पर जब हल करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर लाभ हानि विनियोग खाता भी बनाने के लिए बोल रहा है। तो हमने अभी इसका एक मैटर सॉल्व किया, हमने इसका कारण बताया कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और क्यों नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा हर्षद का दूसरा जो दावा है वो कहता है लाभ को पूंजी के अनुपात में वितरित किया जाएगा। जब आप लाभ का देख रहे थे, जब हम 1932 के अनुसार लाभ के विभाजन के विषय में पढ़ते हैं, तो 1932 साझेदारी अधिनियम 1932 कहता है कि लाभों का बंटवारा, लाभों का विभाजन जो है साझेदारों के मध्य समान अनुपात में किया जाएगा। मतलब जितने भी साझेदार हैं सभी को बराबर बराबर लाभ दिया जाएगा। जितना भी लाभ हो रहा है कंपनी का, जितना भी लाभ हो रहा है फर्म का, उन लाभों को क्या किया जाएगा, उनके मध्य में समान अनुपात में, मतलब बराबर बराबर हिस्सा किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि हर्षद क्या कह रहा है, लाभ को पूंजी के अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसका निराकरण करते हैं। तो देखिएगा, लाभ हानि को सभी साझेदारों को समान अनुपात में वितरित किया जाएगा। 1932 साझेदारी अधिनियम 1932 कहता है कि लाभ हानि को सभी साझेदारों को समान अनुपात में वितरित किया जाएगा। इसलिए हर्षद और धीमान के बीच में जो लाभ होगा उसको फर्म का लाभ है उसको समान अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हर्षद के दावों का निराकरण किया। हर्षद जो भी बोला था 1932 के नियम के अनुसार हमने बताया कि हर्षद को ये प्राप्त होगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं धीमान के दावों में। हर्षद ने 2 ही दावे किए थे, 2 ही दावों का हमने निपटारा कर दिया। अब हम चलते हैं धीमान के दावों का निराकरण करेंगे। ठीक है, तो धीमान क्या क्या बातें कहता है। धीमान पहला कहता है लाभ का वितरण समान अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, वो ठीक कह रहा है कि वैसे भी 1932 का नियम कहता है कि लाभ का विभाजन क्या होगा, समान अनुपात में ही होगा, अगर समझौता नहीं किया इन्होंने। ठीक है, लाभ हानि का वितरण समान अनुपात में किया जाएगा, इसलिए सभी साझेदारों को लाभ का विभाजन समान अनुपात में होगा। ठीक है, हम सवाल के माध्यम से इसको देखेंगे। तो पहला जो था हमने उसका निराकरण देखा। 1932 का नियम कहता है कि यदि इन्होंने लाभ के बंटवारे के लिए कोई समझौता नहीं किया है लिखित रूप में या मौखिक रूप में, तो फिर 1932 का नियम लागू होगा। 1932 का नियम कहता है कि लाभ हानि का बंटवारा किस रूप में होगा, समान रूप में होगा, सभी में बराबर बराबर। फिर दूसरा हर्षद का दावा है, धीमान का दावा है कि हर्षद की अनुपस्थिति में, हर्षद जब अस्वस्थ हो गया था, वो व्यापार में नहीं आ रहा था, हर्षद की अनुपस्थिति में व्यवसाय अकेले चलाने के लिए उस अवधि का पारिश्रमिक 2000 रुपए प्रति माह की दर से मिलना चाहिए। तो जब इन्होंने पारिश्रमिक के लिए कोई समझौता नहीं किया है, पारिश्रमिक के लिए भी कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि इनके मध्य में तो कोई समझौता है ही नहीं, साझेदारी संलेख है ही नहीं, तो इन्होंने पारिश्रमिक के लिए भी कोई समझौता नहीं किया। तो जब पारिश्रमिक के लिए कोई समझौता नहीं किया तो साझेदारी अधिनियम 1932 कहता है कि किसी भी साझेदार को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, जैसे वेतन, कमीशन आदि उनको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, किसी भी साझेदार को कोई भी पारिश्रमिक, वेतन, कमीशन आदि नहीं दिया जाएगा, इसलिए धीमान को 2000 रुपए प्रति माह की दर से पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। उसको 2000 रुपए जो दावा कर रहा है कि 2000 रुपए मेरे को प्रति माह जो उसने काम किया है, एक अगस्त से लेकर 1 अगस्त से 30 सितंबर, अगस्त सितंबर 2 महीने का वो काम कर रहा है, अगस्त पूरा और सितंबर पूरा 2 महीने वो अकेले काम कर रहा है। इसके बदले में वो पारिश्रमिक मांग रहा है कि 2 महीने का क्या करो, मुझको 2-2000 रुपए के हिसाब से पारिश्रमिक दो। ठीक ना, तो इन्होंने समझौता नहीं किया है, तो समझौता नहीं किया तो फिर इसका दावा वहां पास
खारिज हो जाएगा कि आपने कोई भी समझौता नहीं किया वेतन के लिए, पारिश्रमिक के लिए। तो 1932 का नियम कहता है किसी भी साझेदार को कोई भी पारिश्रमिक, वेतन, कमीशन आदि नहीं दिया जाएगा, इसलिए धीमान को 2000 रुपये प्रति माह की दर से पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होगा। तो धीमान का दूसरा दावा हमने निराकरण किया। फिर उसके बाद धीमान तीसरा कहता है कि पूंजी एवं ऋण पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुमत किया जाना चाहिए। मतलब कि पूंजी एवं ऋण पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो दो बातें कह रहा है, पूंजी पर ब्याज और ऋण पर ब्याज। अब दोनों के लिए क्या कर रहा है, 6%, दोनों ही, पूंजी पर ब्याज 6% से और ऋण पर ब्याज भी 6% से दिया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं इसको तीसरे जो इसका दावा है। तो आप देखेंगे जब इन्होंने पूंजी पर ब्याज और ऋण पर ब्याज के लिए समझौता नहीं किया है, तो साझेदारी अधिनियम 1932 क्या कहता है, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। 1932 कहता है यदि पूंजी पर ब्याज के लिए इन्होंने कोई समझौता नहीं किया है लिखित रूप में या मौखिक रूप में, तो फिर किसी भी प्रकार का इनको पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। एवं साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, और यदि किसी साझेदार ने या सभी साझेदारों ने फर्म को यदि ऋण दिया हुआ या कोई अग्रिम दिया हुआ है, तो उस पर 6% से ब्याज प्रति वर्ष दिया जाएगा, यदि उन्होंने समझौता इस पर नहीं किया है तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा एवं साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा, इसलिए धीमान को पूंजी पर ब्याज नहीं प्राप्त होगा एवं हर्षण को ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने जो इनके बीच में विवाद उत्पन्न हुआ था उन विवादों का निपटारा किया। इसके माध्यम से आपको जब भी सवाल आएगा तो इस तरह आपको बताना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको डिटेल रूप में बनाया इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप छोटा भी इसको कर सकते हैं। ठीक ना, तो ये हमने यहाँ पर इसके हल को देखा। अभी हमने इसके जो उनके बीच में विवाद है उनका हमने निपटारा किया, निराकरण किया है। ठीक है, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार। अब इसके पश्चात हमको सवाल जो है लाभ हानि विनियोग खाता भी तैयार करने को बोलता है। तो थोड़ा सा लाभ हानि विनियोग खाता हम देखते हैं, तो थोड़ा सा सवाल को हम रिकॉल करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे लाभ हानि विनियोग खाते में क्या क्या होता है। इधर लाभ लिखा जाता है, बाकी इधर लाभ लिखा जाता है, फिर उसके बाद इधर डेबिट पक्ष में जो जो उनको बंटवारा करना है वो इधर लिखा जाता है, क्या क्या दिया जाएगा साझेदारों को। तो आप देखेंगे इसके फॉर्मेट को, आप देखेंगे इधर लाभ, ठीक ना, जो लाभ हो रहा है साल में, ठीक ना, लाभ हानि विवरण खाता 1,80,000 का लाभ हो रहा है। फिर उसी के नीचे यहाँ पर हमको देता है आहरण पर ब्याज, क्योंकि सवाल में आहरण पर ब्याज नहीं है इसलिए इधर नहीं लिखा गया। ठीक ना, फॉर्मेट को मैं आपको बता रहा हूँ। इधर क्या लिखा जाता है, वेतन, जो साझेदारों को वेतन दिया जाता है, पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, कमीशन, फिर इन सभी को घटाने के पश्चात जो लाभ शेष बच जाता है उसको इनके अनुपात में बांट दिया जाता है। तो इस सवाल में आप देखेंगे, इसको हम हल करते हैं तो आप देखेंगे इस सवाल को दो साझेदार हैं। अब क्या हो रहा है, ये लोग पूंजी लगा रहे हैं। पूंजी, एक साझेदार जो हर्षद पहला है वो 4 लाख रुपए और दूसरा साझेदार 1 लाख रुपए। ठीक है, सवाल आगे बोलता है कि हर्षद क्या कर रहा है, हर्षद जो है वो 1 लाख रुपए अतिरिक्त, पूंजी के अतिरिक्त इसने एडवांस मतलब ऋण के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, और आगे सवाल कहता है कि हर्षद अस्वस्थ हो गया 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक, और यहां तक अस्वस्थ हो गया, ठीक ना, अस्वस्थ हो गया, व्यापार में भाग नहीं ले पाया होगा। और सवाल कहता है कि व्यापार का लाभ यानी फर्म का लाभ आपको बता रहा है 1,80,000 रुपए। अब इसके अनुसार आपको हल करना है। ठीक है, तो जो जो दावे हुए थे उन दावों का तो हमने निपटारा कर दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज लेना है, क्योंकि वेतन के विषय में सवाल कुछ भी नहीं बता रहा, क्योंकि समझौता है ही नहीं तो वेतन तो दिया ही नहीं जाए। कमीशन के विषय में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, उसी तरह आप देखेंगे पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज के लिए भी कुछ भी नहीं बता रहा है सवाल। एक चीज बता रहा है ऋण, कितना, हर्षद का ऋण, कितना ऋण दे रहा है हर्षद, 1 लाख रुपए ऋण दे रहा है। इसका डेट को आपको भी याद रखना होगा, 1 अक्टूबर 2016। हमारा वर्ष कौन सा है, हम अपने वर्ष को देखते हैं। तो सवाल में लिखा हुआ 31 मार्च 2017, ठीक ना, 31 मार्च 2017 ये अंतिम दिनांक है। मतलब इस
इस दिनांक पर 1,80,000 का लाभ हो गया। ठीक है, ये अंतिम है, मतलब हमारा वर्ष कब चालू हुआ, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक ये हमारा फाइनेंसिंग ईयर है। मतलब इसका हमको क्या करना है, लेखा जोखा हमने किया, इसी का हमको बनाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिनांक लिखा हुआ 1 अक्टूबर 2016, 17 बोल दिया, ठीक है, 2016। 1 अक्टूबर 2016 को हर्षद ने क्या किया कि 1 लाख रुपए एडवांस के रूप में फर्म को दिया हुआ है। तो अब इस पर ब्याज कैसे निकलेगा आप देखेंगे। अक्टूबर पूरा हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब कि 6 महीने का ब्याज दिया जाएगा। जो 1 लाख रुपए उसने ऋण दिया हुआ है उस पर 6% की दर से, क्योंकि समझौता नहीं है ऋण पर ब्याज। जब ऋण पर ब्याज के लिए कोई समझौता नहीं होता है तो साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जितना भी ऋण दिया गया है उस पर 6% की दर, वार्षिक दर से, ठीक ना, दिया जाएगा। और ये ऋण जो उसने दिया है पूरे साल भर का ऋण नहीं है, क्योंकि उसने ऋण कब दिया, 1 अक्टूबर 2016 को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि 6 महीने ये ऋण इस वर्ष काम कर रही है। तो इस पर 6 महीने का ही ब्याज दिया जाएगा, 6/12, 12 में से 6 महीने का ही ब्याज दिया जाए। तो इस तरह हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो हमको केवल इस सवाल में क्या देना होगा, ऋण पर ब्याज ही केवल देना होगा। ठीक है, बाकी वेतन उतन क्योंकि इनके बीच में समझौता है ही नहीं तो नहीं दिया जाएगा। और लाभ आपको सवाल में बताया हुआ, क्योंकि आप जब बंटवारा करेंगे इसमें से 1,80,000 में से ऋण पर ब्याज जब देंगे तो उसके पश्चात क्या होगा, इसमें से ऋण पर ब्याज जब माइनस होगा तो लाभ भी बचेगा। अब इस लाभ का बंटवारा कैसे होगा, लाभ का बंटवारा जो है वो समान अनुपात, मतलब बराबर बराबर होगा, 1:1 के अनुसार होगा, क्योंकि इनके बीच में लाभ के बंटवारे के लिए कोई समझौता नहीं है लिखित रूप में या मौखिक रूप में। तो साझेदारी अधिनियम 1932 कहता है कि जो भी लाभ होता है उसका बंटवारा किस रूप में किया जाएगा, समान अनुपात में सभी साझेदारों को किया जाएगा। तो अब हम इस सवाल को हल करते हैं, जो इसका जो लाभ हानि विनियोग खाता है उसको तैयार करते हैं। तो आप देखेंगे ये क्रेडिट पक्ष, ये डेबिट पक्ष, क्योंकि दायित्व है हमेशा क्रेडिट होकर बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि विवरण खाता, यानी कि लाभ हानि विवरण खाते से 1,80,000 उठकर आया है। आप इसका जनरल एंट्री देखेंगे, ठीक ना। तो लाभ हानि विनियोग खाता क्रेडिट और लाभ हानि विवरण खाता डेबिट, ठीक है। लाभ हानि विवरण खाता से जो शुद्ध लाभ है वो उठकर यहाँ पास आ गया 1,80,000। अब इसमें से क्या दिया जाएगा, इसमें से केवल ऋण पर ब्याज दिया जाए, क्योंकि कोई समझौता नहीं किया है इन्होंने, ठीक ना। तो ऋण पर ब्याज 6% से, ऋण पर ब्याज 6% से किसको, केवल हर्षद को। हर्षद 1 लाख रुपए लगा रहा है, ठीक है। तो आप इसका कैलकुलेशन देखेंगे, ऋण पर ब्याज के लिए हर्षद 1 लाख रुपए लगाया, 6%, इनके बीच में समझौता नहीं है। कंपनी अधिनियम 1932, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार 6% से दिया जाएगा 6 महीने का केवल, क्योंकि ये 1 अक्टूबर 2016 को पैसा दे रहा है। तो आप काटेंगे इसको, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, अंश और हर, फिर यहाँ पर देखेंगे 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, और ये अंश और हर हम इसके 2 शून्य को काट देंगे यहाँ से। तो आप देखेंगे 1000 और यहाँ पास 3 बच जाता है, नीचे सब में 1 आ गया है। तो 1000 को 3 से गुणा करेंगे तो 3,000 रुपए होगा, ठीक है। अब यहाँ पास हम लिख देंगे ऋण पर ब्याज हर्षद 1 लाख रुपए 6% की दर से 6 महीने का 3,000 रुपए होता है। बाकी और कुछ नहीं दिया जाएगा। तो 1,80,000 में से 3,000 रुपए घट गया। अब शेष कितना लाभ बच जाता है, अब शेष बच जाता है 1,77,000। आप देखेंगे कैलकुलेशन इसका, शेष लाभ का बंटवारा अनुपात इनका, जब इनके बीच में लाभ के बंटवारे के लिए कोई समझौता नहीं हुआ है तो साझेदारी अधिनियम 1932 कहता है कि इनको बराबर बराबर लाभ दिया जाएगा। तो बराबर बराबर मतलब 1:1 का, मतलब 1/2, 1:2 होता है, 1/2 पहले हर्षद के लिए और 1/2 धीमान के लिए, ठीक है, आधा आधा। तो आप देखेंगे अब बच गया 1,77,000, 1,77,000 बच गया। 1,80,000 में से 3,000 माइनस हो गया, 1,80,000 में से 3,000 रुपए तो हमने ऋण पर ब्याज के रूप में दे दिया। अब बचा 1,70,000, इसका बंटवारा होगा हर्षद के लिए 1,70,000 का 1/2, 1:1, 2 दोनों को जोड़ेंगे, 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। इसका जब पहला अनुपात बनाएंगे तो 1/2, मतलब 2 में से 1 इसको दिया जाएगा और 2 में से 1 इसको दिया जाएगा, बराबर बराबर, ठीक है। तो 1,70,000 का 1/2, तो आप जब इसको काटेंगे, ठीक है, 2 2 का पहाड़ा 8 बार, 2 8 16,
फिर एक बचा, फिर 17, फिर 2 8 16, फिर एक बचा यहाँ पास, एक और शून्य 10, 2 पंचे 10, कट गया पूरा, 2 शून्य हो गया यहाँ पास, 2 शून्य, तो 88,500 रुपये पहले साझेदार को चला जाएगा हर्षद को। उसी तरह इसका भी आप वैसे ही काटेंगे, तो 88,500 रुपये धीमान को। हम इनके लाभ हानि विनियोग खाता में इसको लिख देंगे पूंजी खाता। ये जो लाभ है वो पूंजी खाते में हस्तांतरित होगी। पूंजी खाता हर्षद 1,70,000 का 1/2 88,500, धीमान 1,70,000 का 1/2 88,500 रुपये, तो हो जाता है 1,70,000 पूरा हमारा। ये हमने पूरा कैलकुलेट कर दिया है। ये हमारा पूरा विनियोग खाता भी तैयार हो गया। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। 1,80,000 1,80,000 ये हमारा पूरा बंद हो जाता है। तो आप देखेंगे इसका मैंने वर्किंग नोट भी किया है, वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2 आप यहाँ पास वर्किंग नोट के रूप में भी दिखा सकते हैं। ऋण पर ब्याज वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 2। तो ये हमारा जो आपका एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 3 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर, इसका ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तीसरे नंबर का सवाल था उसको हमने हल करके, मैंने आपको आज हल करके बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। आगे भी मैं इस चैप्टर पर जो सवालें हैं उन पर वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप इसी तरह देखते रहें। धन्यवाद।